हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन में अभी तक हमने सीखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। और फिर हम गए सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी में हमने अलग अलग चीजों के बारे में बात करी। हमने देखा सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। आप बोलोगे लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर की नींव है। मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया दूं तो ये जो पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन, इसको मेनली हम चार हिस्सों में डिवाइड कर पाते हैं। जैसे कि पहला पार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा पार्ट सॉल्युबिलिटी। और इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है वेपर प्रेशर। और इसके बाद हमारा आगे आने वाली चीज है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये मेनली चार टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर मैं आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये जो पार्ट है, पहले वाला पार्ट, इससे आज तक लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज तक नीट के बारे में बात हो रही है। सोलिबिलिटी से बात करी जाए तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी गया होगा तो एक या दो क्वेश्चन पूछा गया होगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो मैक्सिमम चांस रहते हैं हेनरीज लॉ से पूछे, गैस इन लिक्विड के बारे में पूछे। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वेपर प्रेशर के बारे में बात करें, यहां से आज तक 20 क्वेश्चन। और अगर इसके बारे में बात करें, यहां से आज तक 35 क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए कि मेन चैप्टर आपका अभी स्टार्ट होने वाला है। मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है। और आज हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वेपर प्रेशर है, ये भाई बेसिक है, हर जगह पे यूज होगा। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज होगा और यहाँ पे तो इसका यूज है ही है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आज कि वेपर प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल जीरो से। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को वेपर प्रेशर से। तो सबसे पहले अपन वेपर प्रेशर को आज समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर, समझेंगे। वेपर प्रेशर, मान लेते हैं, यहां पे समझाता हूं। मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर है ना कोई लिक्विड है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी मान सकते हो, ये लिक्विड है। पानी भी समझ सकते हो आप। और ये जो कंटेनर है ना, अभी के लिए क्लोज है, ठीक है। और मैं जो सरफेस है उस पे जो पार्टिकल्स है उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं येलो कलर से। तो येलो कलर के उस लिक्विड के पार्टिकल्स है, पूरे में है, मैं बस सरफेस वालों पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। अब चीजों को समझना। पहला क्वेश्चन आपसे, क्या ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं ये रेस्ट पे रहते हैं, मोशन में रहते हैं, चलते रहते हैं, रुके रहते हैं? तो सॉलिड जो रहता है, सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल रिजिड होते हैं, एक जगह पे फिक्स रहते हैं, बस वाइब्रेशन कर पाते, चल नहीं पाते। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल मूवमेंट कर पाते हैं। एक लिक्विड यहां से इधर उधर, ये पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। नीचे वाले भी, सरफेस वाले भी ऊपर नीचे चलते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए जो लिक्विड होती है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो लिक्विड के जो पार्टिकल है मूवमेंट कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर। तो ये जो लिक्विड है इसके पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, इसके नीचे भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो मूवमेंट कर रहे होंगे। अब जब ये पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इस पार्टिकल पे एक ही साथ तीन चार पार्टिकल एक साथ आके टकरा जाए और इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि यहां से निकल के ऊपर पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है, होता है। और अगर ये लिक्विड का पार्टिकल ऊपर चला गया, ऊपर मतलब क्या है, गैस है, नीचे लिक्विड फेज। ये जो प्रोसेस होता है लिक्विड से गैस में जाना, इसका एक नाम होता है, बोलिए क्या? इसको बोला जाता है इवापोरेशन।
इवापोरेशन। इवापोरेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन। लिक्विड से कहां गया? गैस में। बच्चे बोलते हैं इसको वेपराइजेशन नहीं बोल सकते क्या? नहीं, वेपराइजेशन नहीं बोला जाता, इसको इवापोरेशन नहीं बोला जाता है। आप बोलोगे क्यों? वेपराइजेशन में तो लिक्विड से गैस में जाता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वेपराइजेशन और इवापोरेशन में। वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है तो समझना। अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उसको बोला जाता है इवापोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है वेपराइजेशन। समझ रहे हो? जैसे पानी है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। 100 डिग्री के बाद उसको बोला जाएगा वेपरेशन। आई होप आपको क्लियर है। अब समझते हैं यहां पे, तो लिक्विड से एक पार्टिकल ऊपर गया, ऐसे और भी पार्टिकल जाएंगे ऊपर, तो ऐसे पार्टिकल यहां से एक पार्टिकल चला गया, ऐसे आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, तो इवेपोरेशन होता रहेगा, पार्टिकल्स आते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। भीड़ मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा भीड़ होने लगेगी, भीड़ क्राउडिंग होने लगेगी, तो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आने लगेंगे और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अट्रैक्शन तो है इनके बीच में, पता है ना आपको, ये जो पार्टिकल इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे से चिपक के वापस नीचे गिरने लगेंगे। इस प्रोसेस का भी कुछ नाम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। समझ रहे हो आप? स्टार्टिंग में कुछ पार्टिकल गए ऊपर, उसको बोला इवेपोरेशन। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो नीचे आने लगे, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग में किसका रेट ज्यादा होगा, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, तो बच्चा भी बता सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रहेगा तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए पार्टिकल होने चाहिए ऊपर, है ना। तो स्टार्टिंग में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा रहेगा, कंडेंसेशन का रेट कम रहेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उस मोमेंट पे जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन होता है। उस पॉइंट को बोलते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा कि मतलब ऊपर अगर 5 पार्टिकल जा रहे हैं तो नीचे भी 5 पार्टिकल आते रहेंगे। अगर 5 गए तो 5 नीचे, तो इसका मतलब ऊपर एक भी पार्टिकल नहीं बचेगा, हाँ या ना। 5 गए, 5 नीचे आ गए, ऊपर एक भी नहीं बचा, हाँ या ना। नहीं, 5 पार्टिकल ऊपर गए, 5 पार्टिकल नीचे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कुछ नहीं बचा, बचे, बस उनका नंबर चेंज नहीं हुआ। मान लो यहां पे 10 पार्टिकल्स थे, तो 5 पार्टिकल आए, 15 हो गए, लेकिन 5 नीचे आ गए फिर से, तो कितने बचे? वापस 10। फिर से 5 गए, फिर से नीचे आ गए 10, 5 सॉरी। तो यहां पे जो ऊपर ये जो गैसियस स्टेट है, इसको वेपर फेज बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कांस्टेंट हो गई, वो चेंज होनी बंद हो गई, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या लिखता हूं? एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन होने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होना बंद हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? अब यहां पे कुछ 10 पार्टिकल है, वो 10 ही रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हो गए 10। एक क्वेश्चन आपसे, ये जो पार्टिकल्स हैं यहां, जो गैसियस फेज है, इसमें ये रुके रहेंगे या चलते रहेंगे? बोलो। चलते रहेंगे, मूवमेंट करेंगे, गैस के पार्टिकल हैं, तो इधर उधर जाएंगे तो दीवारों से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर क्यों बोल रहे हैं इस गैस को? क्योंकि लिक्विड है साथ में,
अगर ये लिक्विड ना होता तो इसको वेपर नहीं बोलते, इसको बस गैस ही बोलते। लिक्विड के साथ अगर वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको मतलब लिक्विड के साथ उसी चीज का गैस एग्जिस्ट करे तो उसको वेपर बोलते उस गैस को। समझ रहे हो? तो ये जो पार्टिकल है गैसेस स्टेट में, ये फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। समझ रहे हो? तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। अब खत्म नहीं हुआ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगता है उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझने की कोशिश करो इसको। जब एक सिंगल पार्टिकल गया था, जब इक्विलिब्रियम नहीं था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एक पार्टिकल गया था तो वो भी प्रेशर लगा रहा था, लेकिन उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं। वेपर प्रेशर कब बोला जाता है? जब इक्विलिब्रियम आता है। समझ में आई बात? तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को लिखते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे किसी लिक्विड के जो वेपर से जो प्रेशर लगाता है उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। क्लियर है? चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास दो लिक्विड है, अलग अलग, दो अलग अलग लिक्विड, ठीक है। और ये जो लिक्विड है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, मैं बस दो पार्टिकल्स को दिखा रहा हूं, दो पार्टिकल्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर मैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूं तो आप समझ जाओ, आपको दिख रहा होगा किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए या बी में? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए या बी में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी में ज्यादा है। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ए और बी में से किसका, कौन से लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बोलिए, ए और बी में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का कम होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? उसका रीजन अगर आपने आंसर दिया है तो आपको पता है, उसको क्रॉस चेक करते हैं। देखो इस वाले केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। गैसेस फेज में लिक्विड को निकलना है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल उसको बाहर जाना है। अगर बहुत ज्यादा खींच के रखें तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली एस्केप कर सकता है। समझ रहे हो? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम। इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को लिखते हैं यहां पे कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे भाई डिपेंड कर रहा है अपना। तो फैक्टर्स 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 अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इसमें पहली चीज आ गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वेपर प्रेशर वीपी मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईएमएफ, इंटरमोलिकुलर फोर्स। रीजन आप लिख लोगे या मैं लिखूं? तो रीजन क्या है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो लिक्विड के पार्टिकल का एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा। लेस नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर फेज में जाएंगे, कम पार्टिकल होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। ड्यू टू स्ट्रोंगर आईएमएफ, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल escape टू गैसियस स्टेट, या गैसियस फेज या वेपर फेज। क्लियर है?
एक और चीज को समझते हैं। मान लो एक लिक्विड है, सेम लिक्विड है, अलग अलग नहीं है, एक लिक्विड है, इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी लिक्विड मान सकते हो, पानी भी मान सकते हो। ये सेम लिक्विड है, सेम अमाउंट है, सब कुछ सेम है, पानी है, इसको गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझना, तो आपको ये बताना है ए और बी, इन दोनों में से किस वाले केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बताइए। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है बी, बी में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन क्यों ज्यादा होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो इजीली इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके बाहर जा सकते हैं। यहां पे एनर्जी कम है तो ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इस वाले केस में पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके ज्यादा पार्टिकल गैसेस फेज में जाएंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, चलिए दूसरे पॉइंट को लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों ऐसा? तो आप वो भी लिख दो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ liquid particles increase, so more number of particles overcome intermolecular force and go to वेपर फेज। इतनी बात क्लियर? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। मान लो मेरे पास दो कंटेनर है, थोड़ा छोटा बनाता हूं, कंटेनर ज्यादा बड़ा हो गया। समझते रहे ना भाई, मेरे क्वेश्चनों में ही आंसर छुपे हुए हैं। दो कंटेनर हैं एक जैसे साइज के, देखने में आपको साइज सेम लगे या ना लगे वो बात अलग है, लेकिन मैं एक जैसे साइज के बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दो कंटेनर हैं, दो बोतल हैं, ए बी, सेम कंटेनर हैं दोनों, डिफरेंट अमाउंट है लिक्विड का, डिफरेंट अमाउंट। मान लेते हैं इसमें लिक्विड इतना है और इसमें लिक्विड इतना है, ठीक है। इसके बाद दो और कंटेनर बनाने जा रहा हूं। सी कंटेनर है, एक डी कंटेनर है। इस वाले केस में कंटेनर डिफरेंट है, अमाउंट सेम है। लिक्विड सेम है सभी में, चारों में। इन दोनों में सेम अमाउंट है। आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप इन चारों कंटेनर को देखिए और आप मुझे ये बताइए इन चारों में कि किसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, बताइए। चलो चीजों को थोड़ा आसान करते हैं। आप ये बताइए सी और डी में से, सी और डी में, इन दोनों में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बताइए। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलेंगे कि, कुछ बच्चे बोलेंगे डी में ज्यादा होगा, और डी में ज्यादा होने का रीजन क्या देंगे कि डी में गैस की वॉल्यूम कम है, गैस इतने में ही आएगी,
गैस की वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और इस वाले केस में बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। दोनों लॉजिक ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों में वेपर प्रेशर सेम होगा। आप बोलोगे कैसे, समझाओ। तो समझते हैं, चलो समझे। तो देखो भाई, दिख रहा है ना ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में वेपर प्रेशर सेम क्यों है सी और डी में। तो देखो, जो किसी भी गैस का प्रेशर है, वेपर है मतलब गैस है, उसका प्रेशर पीवी इक्वल टू एनआरटी की मदद से हम चेक कर सकते हैं। तो प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एन बाय वी पे, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, इस पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, इन दो चीजों पे प्रेशर डिपेंड करता है। पहले वाले केस को पकड़ते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सही, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, सरफेस एरिया ज्यादा है। इस वाले में सरफेस एरिया कम है तो इसमें कम पार्टिकल्स आए। समझ रहे हो? अब देखो, अब आपका लॉजिक समझते हैं। आपने कहा यहां पे वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम कम है लेकिन पार्टिकल भी तो कम है भाई। समझ रहे हो? एक पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा जगह है वो। और यहां पे आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा पार्टिकल इसलिए प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा है। क्या बोलना चाहता हूं मैं? ये बोलना चाहता हूं इस वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। इस वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, और वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब इसके हिसाब से देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो आप बोलोगे प्रेशर कम हो गया, और सॉरी, ये वॉल्यूम कम है यहां पे। इस वाले केस में वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से, हाँ क्या लिख रहा हूं मैं यार, देखो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे। वॉल्यूम कम है तो वो क्या करेगा, प्रेशर को ज्यादा करेगा। इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो उसकी वजह से हम बोलेंगे प्रेशर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर कम होगा। तो एक चीज प्रेशर को बढ़ा रही है, दूसरी चीज प्रेशर को कम कर रही है। इसमें भी ऐसा ही, एक चीज प्रेशर को कम कर रही है, दूसरी चीज प्रेशर को बढ़ा रही है। ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा, दोनों में प्रेशर सेम रहेगा। समझे? चलते हैं यहां पे आते हैं। यहां पे क्या सीन है, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले केस में, बी में, क्योंकि लिक्विड ज्यादा तो ज्यादा वेपर बनेंगे। तो समझते हैं, इसमें वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे, वेपर इसमें ज्यादा बनेंगे, उसमें कम बनेंगे वेपर। आप बोलोगे क्यों कम बनेंगे? तो समझो, सरफेस एरिया दोनों में सेम है। अब यहां से लिक्विड के पार्टिकल्स निकलेंगे तो यहां पे कंडेंसेशन होने तक, जब तक कंडेंसेशन स्टार्ट होगा बहुत सारे पार्टिकल आ चुके होंगे। क्यों? वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, कंडेंसेशन बहुत लेट स्टार्ट होगा यहां पे। इस वाले केस में थोड़े से पार्टिकल्स आए तभी भीड़ हो गई तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कम पार्टिकल्स आ पाए, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स आ पाए, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा थी, कंडेंसेशन लेट स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो वही अपना लॉजिक लगाते हैं। तो यहां पे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। इस वाले केस में देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है और वॉल्यूम भी कम है। ये हमारा प्रेशर को कम करेगा, और वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। एक चीज प्रेशर कम कर रही है, एक चीज प्रेशर बढ़ा रही है। इसमें भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वॉल्यूम भी ज्यादा है तो प्रेशर घट जाएगा। वही यहाँ पे प्रेशर, एक चीज बढ़ा रही है, एक प्रेशर कम कर रही है। ओवरऑल नेट इफेक्ट ये आएगा कि चारों में, चार के चार ABCD सभी में वेपर प्रेशर सेम होता है। वेपर प्रेशर अमाउंट और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। आपने पढ़ा था क्लास 10th में, 9th में सॉरी। आपको पता है जब कपड़े को ऐसे इकट्ठा करके सुखाओगे तो सूखते नहीं है, खोल के सुखाओगे तो इजीली सूख जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया से
रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता है, वेपर प्रेशर उतना ही रहता है। समझ में आई बात? तो जो अपना यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है क्या? अमाउंट ऑफ लिक्विड, बड़ी मजेदार चीज है ये। अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड साइज ऑफ कंटेनर डू नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। मतलब पानी इतना लो या इतना पानी लो, समुद्र का वेपर प्रेशर और एक ग्लास में जो पानी है उसका वेपर प्रेशर दोनों सेम होंगे। अगर 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 सुनो मेरी बात, अगर मैं ये मान के चलूं कि समुद्र प्योर पानी है और मेरे ग्लास में भी प्योर पानी है, तब वेपर प्रेशर सेम रहेगा। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है जब तक कोई भी लिक्विड प्योर है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम रहता है चाहे उसका अमाउंट ज्यादा है या कम है। आई होप आपको वेपर प्रेशर क्लियर हुआ होगा। अब ये तो मतलब बेसिक मैंने समझाया है, यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा। हमें जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक लिक्विड नहीं होता, दो लिक्विड कम से कम आपको मिलाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है। ये तो वेपर प्रेशर मैंने समझाया, वेपर प्रेशर क्या होता है एक सिंगल लिक्विड का। अब हमें तो सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, तो जो ये सॉल्यूशन है भाई अपना सॉल्यूशन, हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करनी होती है। ये जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन आप तीन तरीके से बना सकते हो। तीन तरीके से कैसे बना सकते हो? आप सॉलिड इन लिक्विड मिक्स कर सकते हो, आप गैस इन लिक्विड मिक्स कर सकते हो, आप लिक्विड इन लिक्विड मिक्स कर सकते हो। अब जब अपन ने सोलिबिलिटी पढ़ा था वहां पे भी हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहां पे हमने इन दोनों के बारे में बात करी, लिक्विड इन लिक्विड के सोलिबिलिटी के बारे में हमने बात ही नहीं करी। ऐसा क्यों? क्या दिक्कत थी? बात ही नहीं करी ना भाई, क्यों छोड़ा मैंने? उसका रीजन है, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी नहीं बात करेगा लिक्विड इन लिक्विड के सोलिबिलिटी के बारे में। क्यों? रीजन है उसका। क्या रीजन है? जब आप दो लिक्विड को मिलाते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अच्छे से मिक्स होंगे या अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। अगर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा, अच्छे से मिक्स हो गए तो सॉल्यूशन बन गया। अब जब अच्छे से मिक्स होंगे तो इतने अच्छे से मिक्स होंगे, इतने अच्छे से मिक्स होंगे कि उन दोनों को कितनी भी रेशो में मिलाओ आप, उसकी सोलिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब 1 ml पानी है, उसके अंदर आप कितना जितना मन चाहे उतना अल्कोहल मिला सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो लिक्विड लिक्विड की सोलिबिलिटी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनकी सोलिबिलिटी इनफाइनाइट रहती है, लगभग बहुत ज्यादा डिसोल्व कर सकते हो, इसलिए लिक्विड लिक्विड की सोलिबिलिटी के बारे में बात नहीं करते अपन। समझ में आई बात? तो चलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। और लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड कि किस चीज के बारे में बात करेंगे? सोलिबिलिटी नहीं, वेपर प्रेशर। फिर दूसरों को देखेंगे, पहले लिक्विड इन लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और वेपर प्रेशर को चेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।